Everyone, welcome to Bio Library. Let's resume this chapter, which is from T.A. Brown, as we were studying this chapter from T.A. Brown. And let's give a quick recap to you guys कि हम पढ़ क्या रहे थे actually. The chapter is cloning vector for E. coli, and we till now read what are the E. coli based plasmids, जिसमें से कि पहला plasmid we read about PBR 322. PBR 322 में we read about कि PBR 322 है क्या, from where the name hails, and then the advantages, 3 advantages we read about, and a lot different things about PBR 322. So we are till now stuck to PBR 322 only. तो इसी में इसकी पेडिग्री स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो PBR 322 है उसके बनने का जो सोर्स है, whenever we रीड पेडिग्री तो हम उसकी इनहेरिटेंस या उसकी पास्ट जनरेशन या उसके सोर्सेज का पता लगा रहे होते हैं, राइट. तो सेम गोज फॉर PBR 322. वी विल रीड अबाउट इट्स सोर्सेज जो कि इसकी पेडिग्री में बताया गया है. तो ये प्लाज्मिड बना 3 डिफरेंट प्लाज्मिड से. इस पूरे पैराग्राफ का आई एम टेलिंग यू द जिस्ट. तो ये प्लाज्मिड जो PBR, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, BR बॉलिवर रॉड्रिक, 322 इज द सीक्वेंस. तो ये जो प्लाज्मिड बना दैट इज, इसके सोर्सेज हैं 3, राइट. तो ये जो 3 सोर्सेज हैं, 3 डिफरेंट नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड, इन तीनों से ये आया है. पहला जो सोर्स है दैट इज प्लाज्मिड R1, वट एवर आई हैव हाईलाइटेड. पहला क्या है, प्लाज्मिड R1 है. इससे क्या आया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस आया है. सेकेंड वन इज R625, दिस इज अगेन अ सेकेंड प्लाज्मिड जिससे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आया है. एंड द थर्ड वन इज PMB1. PMB1 से क्या आया है, ओराई आया है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किससे आया है, वो आया है PMB1 से. तो किस किस से, प्लाज्मिड R1, R65 एंड PMB1. इन तीनों से मिलके क्या बना हुआ है हमारा PBR 322. अब आते हैं मोर सोफिस्टिकेटेड E. coli प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स. माने मोर सोफिस्टिकेटेड बोले जो हैंडलिंग में ज़्यादा इजी हो या हमारे क्लोनिंग पर्पज से ज़्यादा सूटेबल हो, राइट. तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोर हैंडी या फिर मोर सूटेबल या फिर मोर सोफिस्टिकेटेड जो हमारे वेक्टर्स हैं वो. ओके. तो इनमें PBR 322 आ गया था 1970s में, लेट 1970s में, और इसका पेपर पब्लिश हुआ था 1977 में. सो जो PBR 322 है उसी की ही मॉडिफिकेशन चल रही हैं. लाइक देयर वर सम मैनिपुलेशंस इन PBR 322, देयर वर सम मैनिपुलेशंस डन इन PBR 322 एंड वाज सब्सिक्वेंटली यूज्ड. किसी और नाम से जाना जाएगा बिकॉज थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे. तो इसी लाइन में जो फर्स्ट आया था दैट वाज PBR 327. यानी कि PBR 322 में जब हमने मैनिपुलेशन करना स्टार्ट किया, फर्स्ट मैनिपुलेटेड PBR 322 was PBR 327. कैसे बना, बाय रिमूविंग अ 1089 बेस पेयर सेगमेंट. यानी कि 1 KB के अक्रॉस का सेगमेंट हमने क्या किया, उससे रिमूव कर लिया. PBR 327 माइनस 1089 बेस पेयर सेगमेंट मेड व्हाट, PBR 327. उसके बाद इसमें क्या था, ये डिलीशन से क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई और क्या बचा. तो इस डिलीशन से हमारे पास बचा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स इंटैक्ट बचे. लेकिन जो हमारा कॉन्जुगेटिव और रेप्लिकेटिव एबिलिटीज़ थी, यानी कि जिस तरीके से वो रेप्लिकेट करता था जो कि ओराई से रिलेटेड होगा, और कॉन्जुगेशन जो कि आपके पाइलस से रिलेटेड होगा जो कि हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है. ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज हो गई. अब PBR 327 हम क्यों इतना ज़्यादा मायने में, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे थे, कोई तो एडवांटेज होगी. तो 2 इम्पॉर्टेंट वेज में ये 327 जो है वो 322 से डिफरेंट था. तो 327 की जो कॉपी नंबर है दैट इज़ हायर देन PBR 322. तो अभी तक जो PBR 322 चला आ रहा था उसकी कॉपी नंबर कम थी. अब हमने जो मैनिपुलेटेड वेक्टर स्टार्ट करा यूज़ करना दैट इज़ PBR 327, उसकी कॉपी नंबर ज़्यादा थी. व्हाट इज़ अ कॉपी नंबर, कॉपी नंबर मतलब कितना जीन की, पर्टिकुलर जीन की कितनी कॉपीज़ प्रेजेंट है उस जीनोम में. तो दिस इज़ नॉट ऑफ ग्रेट रेलेवेंस एज फार एज प्लाज्मिड यील्ड इज़ कंसर्न. हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोनों प्लाज्मिड्स की जो कॉपी नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन 1000 तो आ ही रहे थे. बट अगर हमें सिर्फ प्लाज्मिड यील्ड देखना है, यानी कि अगर आपने कल्चर लगाया, यू कल्चर्ड योर बैक्टीरिया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मिड ओनली, तो प्लाज्मिड का जो यील्ड है वो दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आ रहा है. हाई कॉपी नंबर से वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्लाज्मिड अगर आपको 1000 से ज़्यादा मिल रहा है तो ठीक है, हमें प्लाज्मिड की जितनी ज़रूरत है उतना प्लाज्मिड हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो ये तो नहीं है कि एक में 2 ही प्लाज्मिड मिल रहे हैं और एक में 10 ही, तो 1000 के अबव दोनों में आ रहे हैं. तो ये फैक्टर हाई कॉपी नंबर होना कहाँ पे हेल्पफुल है. हावेवर
The higher copy number of PBR327 in normal cells makes this vector more suitable if the aim of the experiment is to study the function of the clone gene. जब आपको क्लोनिंग में किसी जीन का फंक्शन पढ़ना है तब ये कॉपी नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? जो हमारा DNA है वो जो है ट्रांसक्राइब करके बनाएगा RNA एंड देन हमारा जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, राइट. तो अब जब हम किसी क्लोन जीन, फॉर एग्जांपल मैंने ये जीन क्लोन किया है, इस जीन का फंक्शन देखना है, तो ऑफ कोर्स मुझे इस जीन का एक्सप्रेशन चाहिए. तो जितना ज़्यादा कॉपी नंबर उतना ज़्यादा अल्टीमेटली हमारी प्रोटीन का प्रोडक्शन, राइट. स्प्लाइसिंग वगैरह होने के बाद भी जो आउटपुट आएगा, अभी तो हम इक्वलाई बेस्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं वैसे भी, तो ये एक्सप्रेशन ज़्यादा होना हमारे इस क्लोन्ड जीन के फंक्शन को स्टडी करने में हेल्पफुल होगा. ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका जस्ट लिख दिया है कि अगर हमें, अब ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने हेल्प की है आपकी, कि इफ़ एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज डिजायरेबल डेफिनेटली गो फॉर अ हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड. से फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है ए, इंटरव्यूअर आस्क्स यू कि ए और बी प्लाज्मिड है. ए में जो है आपके वो 2000 कॉपी बनती है और जो बी है उसमें 500 कॉपी बनती है. एंड यू हैव टू स्टडी द फंक्शन ऑफ अ जीन एक्स. ये जीन आपने एक्स क्लोन किया है किसी प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड कंप्लीट ये हो जाएगा, ये एक्स जीन क्लोन हो गया. तो इसका आपको अगर फंक्शन पढ़ना है तो अब आप ये जो प्लाज्मिड है, राइट, यानी कि अगर मान लो आप ग्रीन कलर वाला जो है वो प्लाज्मिड है आपका प्लाज्मिड ए, और यहीं पे अगर मैं इस चीज़ को हटा के इसको ब्लू कर दूं और ये हो गया आपका प्लाज्मिड बी, राइट. डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हो जाएंगे. तो अब आप बोलोगे कि यू विल यूटिलाइज ए प्लाज्मिड. व्हाई विल यू डू दैट? बिकॉज आपका जो कॉपी नंबर है वो ज़्यादा होना है, रिजल्टिंगली आपका जो प्रोटीन एक्सप्रेस्ड है इवेंचुअली वो ज़्यादा होगा तो आपके उसकी फंक्शन देखने में हेल्पफुल ज़्यादा होगा, राइट. तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ PBR322, मैंने उसके 3 सोर्सेस बता दिए. प्लाज्मिड R1 जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए था. आई विल राइट हियर प्लाज्मिड R1 जो कि AMP रेजिस्टेंस के लिए था. देन देयर वाज प्लाज्मिड R625 जो कि क्या था, टेट के लिए था. और देन देयर वाज PMB1 किसके लिए था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए था, राइट. इफ़ यू वांट यू कैन मेक नोट्स एज वेल. तो जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए शुरुआत करें तो R1 प्लाज्मिड इधर है, R625 इधर है और PMB1 इधर है. तो अब मेरे को आप फॉलो करना, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है उस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को हमने कॉल इवन के साथ जोड़ा. सिमिलर एक दूसरा प्लाज्मिड यूज़ किया, वन प्लाज्मिड दूसरा प्लाज्मिड, दोनों से जोड़ के हमने क्या किया, एक थर्ड प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट किया, राइट. उसके बाद जो R65 है, R65 का पहले हमने क्या किया, इसको क्लीव करके छोटा किया, रिसर्कुलाइज किया और PSC 101 के साथ अटैच किया. क्योंकि हमें जो साइड्स चाहिए, देखिए इको R1 की साइड कहाँ है, PSC 101 में. तो हमने इको R1 की साइड्स के बीच में टेट को ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से क्लीव किया, यहाँ से क्लीव किया, ये फ्रेगमेंट यहाँ आ गया, ठीक है. बहुत ज़्यादा ही लिख दिया. तो उसके बाद PSC 101 के बाद इको R1 फ्रेगमेंट इनटू इको R1 साइड. अब हमने एक ऐसा वेक्टर, अच्छा हम इतने शफलिंग के लिए बीच बीच के वेक्टर्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन साइट हमें चाहिए वो इन वेक्टर्स में अवेलेबल है. तो इस तरह इस वेक्टर को हमने क्या किया, इको R1 की साइड पे टेट R को PMB9 में क्लोन कर दिया. अब PMB9 जो है PMB9 जो है वो PBR322 में डालने के लिए इजी हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन साइट और ये रेस्ट्रिक्शन साइट, जिससे कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि प्लाज्मिड्स को हमें कट करना पड़ता है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से. तो दोनों को कट करने के लिए हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे और यहाँ का जो फ्रेगमेंट है उसे शफल कर देंगे PMB1 में. तो ऐसे फाइनली PBR312 यहाँ पे बना. अब हमें क्या करना है, PBR313 बनाना है और उससे बनेगा फाइनल PBR322. तो हम जिसकी बात कर रहे थे, फाइनली 2 फ्रेगमेंट लाइगेट होके बन गया हमारा. और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. तो अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कभी पूछ लिया जाता है, वैसे तो इट्स ऑफ नो वैल्यू कि आप ऐसे सोर्सेज का सब कुछ बताएं. आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हम कट करके डिफरेंट बीच में प्लाज्मिड्स क्यों यूज़ करें. तो ओरिजिन इज़ फ्रॉम R1, R65 एंड PMB1. ये हो गया बेसिकली जो PBR322 है उसके लिए जो ओरिजिन्स आए वो ये हो गए. और PBR327 उसके बाद हमने बनाया था. हम PBR327 की बात कर रहे थे कि उसकी हाई कॉपी नंबर कब यूटिलाइज कर सकते हैं, तब यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमें फंक्शन पढ़ना हो किसी क्लोन जीन का. द डिटेक्शन सेकेंड है, उसने बताया था ना कि जैसे ही डिलीट किया 1089 बेस पेयर फ्रेगमेंट तो 2 चीज़ें हुई, कॉन्जुगेशन एबिलिटी कम हो गई एंड रेप्लिकेशन एबिलिटीज़ कम हो गई. तो जो कॉन्जुगेशन एबिलिटी कम हुई है
वो उसका क्या एडवांटेज है वो मैं बताती हूँ कि इट मेड योर PBr327 और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड दैट कैन नॉट डायरेक्टली डायरेक्ट इट्स ओन ट्रांसफर टू इकोलाई अदर इकोलाई सेल। तो बेसिकली जो प्लाज्मिड है वो अगर खुद ही ऑटो ट्रांसफर हो जा रहे हैं तो कॉन्जुगेटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब डिलीशन ऑफ 1089 फ्रेगमेंट ने क्या किया, इसको कॉन्जुगेशन के लिए इट रेंडर्ड इट इनएक्टिव, मतलब फाइनली वो नहीं कॉन्जुगेट कर सकता, वो अपनी जगह पे करेगा, वो मोबाइल नहीं है, वो लेबाइल नहीं है, वो दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। अब अगर वो नहीं जा सकता तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इजीली दूसरे सेल में। अब आप कहोगे कि एक तरीके से तो लग रहा है कि यार ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए ताकि रिकॉम्बिनेंट नेचर में बन पाए, पर हम बात करें जहाँ पे हम अपना क्लोन क्रिएट करें तो ये प्रॉब्लम कब हो जाएगी, जब आप मिस हैंडलिंग करते हो। अगर लैब में फॉर एग्जांपल कोई लैब में काम कर रहा है बच्चा एंड दैट पर्सन एक्सीडेंटली जो है वो पहले तो आपके हैंड पे आता है, आपने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं जिसमें कि ग्लव आता है और मास्क आता है, ये दो चीज़ें अगर आपने नहीं लगाई हैं तो आपके हाथ पे आया वो डीएनए, देन वो डीएनए हो सकता है आप अपना फेस टच कर रहे हो एंड यू एनगल्फ दैट डीएनए, पता तो चलना नहीं है, दिखता आपको है नहीं क्योंकि वो इतना माइन्यूट होता है, राइट। उसके बाद ये जाएगा आपके स्टमक में, आपके गट में जाएगा। गट माइक्रोबायोटा है, गट माइक्रोबायोटा मतलब गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ ये कॉन्जुगेशन करके इजीली जो है अपने आप को ट्रांसफर कर देगा। अब अगर तो आप जिस प्लाज्मिड को यू आर हैंडलिंग इज ईजी इन द सेंस वो हार्मलेस है तब तो सही है, लेकिन अगर वो हार्मफुल है तो क्या करेंगे, तो वो रिकॉम्बिनेशन करके कुछ और ही खतरनाक बना देगा, राइट। तो यहाँ पे जो है नॉन कॉन्जुगेटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड वाई डिड आई राइट वेरी फनी इज आई फील कि हम ये गलती ऐसे तो नहीं करेंगे, इतनी बड़ी चीज़ सोच लेंगे तो विल नेवर रिपीट अ मिस्टेक ऑफ नॉट यूजिंग मास्क और ग्लव इन अ लेबोरेटरी। अब ऑल्दो PBr327 लाइक PBr322 इज नो लॉन्गर वाइडली यूज्ड, अब इसको भी क्या होता है कि चेंज ही प्रकृति का नियम है, तो दैट इज हैपनिंग कि PBr322 से 1089 बेस पेयर का फ्रेगमेंटेड आया, PBr327 आया, फिर टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आ गई, वो मॉडिफिकेशंस अपडेटेड थी, वो मॉडिफिकेशन ज़्यादा हेल्पफुल थी, तो PBr327 इज ऑल्सो नो लॉन्गर वाइडली यूज्ड। आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि इससे क्वेश्चन इतने ज़्यादा फिर पूछे नहीं जाएंगे। इट्स प्रॉपर्टीज हैज़ बीन इनहेरिटेड, बेसिकली बेस वही रहता है, उसी में मॉडिफिकेशन होती रहती है। तो मॉडर्न डे प्लाज्मिड्स में ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं। देर आर अ ग्रेट नंबर ऑफ दीज डेज एंड इट वुड बी पॉइंटलेस टू अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब देम ऑल। ऑफ कोर्स इतने सारे प्लाज्मिड्स क्यों ही बताएंगे, हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग प्लाज्मिड को चूज़ करते हैं। तो दो एडिशनल एग्जाम्पल्स हमें और पढ़ने हैं, एक हम पढ़ेंगे PUC8 का और दूसरा आई थिंक हम पढ़ेंगे ऐसा कोई PMB समथिंग जिसमें कि हम PGM32 पढ़ेंगे। पहला हम PUC8 पढ़ेंगे, दो एडिशनल प्लाज्मिड्स हमें पढ़ने हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, PBR पढ़ा, PBR सीरीज़ में सॉरी ये P छोटा है, PBr322 पढ़ा, PBr327 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे PUC8 प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 8, और क्या पढ़ेंगे दूसरा प्लाज्मिड GM3Z, ये दोनों पढ़ेंगे और दोनों की अपनी यूटिलिटी है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर आप बाद में देखना, जब हमें लगे कि हमें यूटिलाइज करना है इस चीज़ को तभी हम इस डायग्राम को देखेंगे, तब तक हम PUC8 पढ़ते हैं। आपने ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पढ़ी होगी और प्लीज़ 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 पढ़ लेना अभी, वरना गूगल करके देख लो कि ब्लू कब आता है वाइट कब आता है। PUC8 स्टार्ट कर रही हूँ। ये वेक्टर जो है हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, तो चैप्टर 5 आपको अगर फिर से सुनना है तो पढ़ा हुआ है लाइब्रेरी में, प्लीज़ जाइए सुन लीजिए और कुछ क्लियर ही होगा, इनफैक्ट कुछ एडिशनल ही मिलेगा जितना आपको पता है उससे। अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन वाज डिस्क्राइब्ड, हमें पता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज में इंसर्ट करके उस एंजाइम को इनएक्टिवेट करना इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पहले दूसरा कलर आ रहा था, फिर दूसरा कलर आएगा क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो PUC8 जो है वो अगेन PBr322 से ही आया है, डिसेंडेड मतलब उसका ही, जैसे हम प्रोजेनी की बात करते हैं वैसे ही वो उसके बाद आने वाला फॉर्म है। ऑल्दो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, रेप्लिकेशन ओरिजिन और एम्पिसिलिन जीन रिमेन। तो क्या रिमूव कर दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन रिमूव कर दिया, तो इसमें सिर्फ दो हैं, ओराई और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज कर दी है कि उसमें सारे यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं प्रेजेंट है, और जितनी भी क्लोनिंग साइट है उन सबको एक लैक जेड, एक सीक्वेंस है लैक जेड प्राइम में जितने भी यूनिक रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है उन सबको यहाँ पे कंपाइल कर दिया गया है, और ये है आपका PUC8 जिसमें कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ओराई है और लैक जेड प्राइम है। अब आते हैं कि हाँ रिवाइज चैप्टर 5 मैंने बोल दिया। अब हम बात करते हैं हाउ डज साइंस एज मैजिक।
तो पक 8 में 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इकोलाई का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्लोनिंग वेक्टर बन गया है पक 8, जो कि फाइनली मैं आपको वो भी बता दूंगी समराइज। लेकिन पहले इससे पढ़ते हैं। पहला है कि बहुत ज़्यादा किस्मत या करिश्माती है ये, वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि साइंस इज मैजिक, क्योंकि जो मैनिपुलेशंस हुई पक 8 में उसमें एक चांस म्यूटेशन हो गया, और चांस म्यूटेशन हुआ ओराई पे, जिसकी वजह से प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 500 से 700 टाइम्स जो है वो बढ़ गया, राइट। तो ये क्या हुआ, एक चांस म्यूटेशन है। इवन साइंस इज मैजिक, हम मैजिक को बहुत अलग समझते हैं, तो हो गया। दिस हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द यील्ड ऑफ क्लोन डीएनए ऑब्टेनेबल फ्रॉम इकोलाई सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट पक 8 प्लाज्मिड। तो पहले आप जो कैरेक्टर बताते हो दैट इज हाई कॉपी नंबर ऑफ पक 8 प्लाज्मिड, जिसकी वजह से हम उसको जो है फेवर करते हैं, और वो हाई कॉपी नंबर जो है वो एक चांस म्यूटेशन की वजह से आया है, उसी को बोलते हैं साइंस हैज मैजिक। सेकेंड एडवांटेज है कि identification of recombinant cells can be achieved in a single step by plating onto agar medium containing ampicillin plus Axgel। ये तो हमें भी पता है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पढ़िए, प्लस एक हम सबस्ट्रेट डालते हैं एक्सगैल। अब जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनका एक कलर आता है, से फॉर एग्जांपल एक्स, जो कि ब्लू और वाइट में से एक होता है। आई वांट यू टू स्टडी, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनका दूसरा कलर आता है जो कि ब्लू और वाइट में से एक होता है। तो हम देखते ही पहचान लेते हैं, जिससे कि हमारा कुछ टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, एक हमारी मास्टर प्लेट होती है, मास्टर प्लेट से अटैचमेंट मान लो ये है, और यहाँ पे से रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे कि उसको टच करके दूसरी जगह के आगार पे ऐसे स्प्रेड कर देंगे। रेप्लिका प्लेटिंग अगेन मैं पढ़ा चुकी हूँ पुराने चैप्टर्स में से। तो ये रेप्लिका प्लेटिंग करने के बाद हमें पता चलता था कि इस एंटीबायोटिक से इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में जो आया है उसकी यहाँ पे लोकेशन क्या थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहचान लेते थे कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली टाइम बचता है, तो ईजी सिलेक्शन है। थर्ड विच आई हैव ऑल्सो रिटन हियर, पक 8 जो है वो मिनिमाइज कर देता है टाइम को। एंड देन थर्ड एडवांटेज है कि इसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, जो कि मैंने बोला लैक जेड प्राइम क्लस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई डीएनए जिसमें कि 2 स्टिकी एंड्स है, फॉर एग्जांपल दोनों जगह सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, ठीक है, और 2 स्टिकी एंड है फॉर एग्जांपल, जो कि एंड प्रोडक्ट एक बना रही है, जैसे इको R1 हो गया और बाम H1 हो गया, बाम H1 बोलते हैं। तो बाम H1 और इको R1 की जगह पे कट करके हमारे पास एडिशन जो साइड्स हैं वो सेम मिल रही हैं, तो हम उस केस में भी इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, वहाँ पे लिंकर अटैचमेंट नहीं करना है। हमें ये नहीं करना कि अरे स्टिकी एंड से बचाएं ताकि रीसर्कुलाइज ना हो जाए। तो इसमें इस क्लस्टरिंग की वजह से ये भी हेल्प मिलती है कि दोनों रीसर्कुलाइज नहीं होते। तो 3 चीज़ें हो गई, पहला हाई कॉपी नंबर, सेकेंड इज ईजी सिलेक्शन, एंड थर्ड इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिंकर। ये आप लिख सकते हो जाके। अब हमें जो पक 8 है उसकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे पढ़ना है कि इवन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, तो जितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उतने ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल कि हम उनको यूज़ करके क्लोनिंग कर सकते हैं। मान लो एक नहीं है तो दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। Okay, so furthermore, the restriction site cluster in these vectors are the same as the cluster in equivalent M13 MP सीरीज ऑफ वेक्टर्स। MP इज मूवमेंट प्रोटीन, हमें पता ही है वायरस को मूव करने के लिए मूवमेंट प्रोटीन चाहिए होता है, और M13 का पता है सिंगल स्ट्रैंडेड फाज ही है ये। तो बोल रहा है कि जितनी भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट की क्लस्टरिंग की गई है वो M13 की जैसी ही है। फ़ायदा क्या है, देखो कितना सही है ना, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ की चीज़ वहाँ भी आप होमोलॉगी निकालने की कोशिश करो, होमोलॉगी से आप ये कोशिश करो कि जो यहाँ कर सकते हैं वो वहाँ भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, जब आप पक 8 यूज़ करोगे तो आप डबल स्ट्रैंडेड DNA यूज़ के लिए कर सकते हो, और M13 में इसी का सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो M13 यूज़ कर लो। सिंपल, एक क्वेश्चन बन गया कि ये सो एंड सो डबल स्टैंडर्ड DNA है, आपको क्लोन करके दे दिया गया है, अब उसका सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। आप बोलोगे मैं सिंपल वेक्टर यहाँ पे मैं वेक्टर चेंज करना चाहता हूँ विच विल बी M13, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन साइट की क्लस्टरिंग है वो पक 8 में, मतलब आई विल यूज़ 2 प्लाज्मिड्स। वैसे तो आपको बोलना चाहिए कि पक 8 से मैं M13 में ट्रांसफर करना चाहूँगा, क्योंकि क्लस्टरिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी सेम है, और प्लाज्मिड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यही रूल है कि कटिंग के लिए सेम साइट्स यूज़ होनी चाहिए, यानी कि एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम साइट्स क्रिएट करे, यानी कि सेम जगह कट करे। तो सारी चीज़ें सेम है, क्लस्टरिंग सेम है, तो M13 में सेम चीज़ ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो अगर उसी का सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो हम M13 यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है द ट्रांसफर टू M13 विल बी डन व्हेन वी नीड DNA इन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब यह बात करते हैं भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट है विच इज़ PGEM 3Z, सॉरी जोन आउट हो जाता है। PGEM 3Z में इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लोन DNA के लिए इनने सारा सस्पेंस पहली लाइन में खोल दिया कि हमें जब ट्रांसक्रिप्शन करना है इन विट्रो तो हम क्या यूज़ करेंगे, PGEM 3Z। अब भैया क्यों, अब हम पहले पढ़ते हैं।
पीजेम 3Z जो है वो सिमिलर है पक वेक्टर की तरह, इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और लैग जेड प्राइम जीन है। लैग जेड प्राइम मैंने बता दिया क्लस्टर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट है, एग्जैक्टली सेम साइट से सेम साइज़ का भी है। तो डिस्टिंक्शन सिर्फ ये है कि जो हमारा पीजेम है उसमें दो ऐसे यहाँ और यहाँ दो डब्बे प्रेजेंट हैं, वो जो दो डब्बे हैं वो प्रमोटर्स हैं। और प्रमोटर्स हम जानते हैं, वैसे भी आप जानते हैं, मैं तो जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि प्रमोटर्स पे हमारा आरएनए पॉल बाइंड करता है, राइट। आरएनए पॉल बाइंड करेगा तो हमारे डीएनए से आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। तो बेसिकली ये प्रमोटर्स हेल्प करेंगे हमारे आरएनए बनने में, इसीलिए PGM3Z में हम इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लोन डीएनए कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी साइट्स हैं, ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं जिन्हें कि बेटरली नोन एज प्रमोटर्स, जिन पे कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और जिसकी वजह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अगर यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट होती है, अगर आप कहीं आंसर दे रहे हैं कि दिस मीन्स दैट इफ अ रिकॉम्बिनेंट PGM3Z मॉलिक्यूल इज मिक्स्ड विद अ प्योरीफाइड आरएनए पॉलीमरेज, आप रिफ्रेम करोगे, आपको बोला जाएगा अगर आपको ट्रांसक्राइब करना है तो आप क्या करोगे, आप एक मिक्सचर बनाओगे जिसमें कि प्योरीफाइड आरएनए पॉलीमरेज भी होगा, एक रिकॉम्बिनेंट PGM3Z मॉलिक्यूल होगा, और ये सब एक टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है, वो ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए कॉपी बनेगी क्लोन फ्रेगमेंट की, राइट। तो आपने ऐसे आपको बोला जाएगा कि इसका आरएनए बनाओ या फिर इसका स्प्लाइसिंग बता दो, तो ये आप कर सकते हो PGM3Z में। अब अगर आप ये बोलते हो कि मुझे इसके लिए लैब जाना पड़ेगा, अगर ये चीज़ करने के लिए या ये चीज़ जानने के लिए भी, तो मेरे ख्याल से आप टीए ब्राउन खोल लो, आपको बहुत हद तक लैब की वर्चुअल फीलिंग आ जाएगी। द आरएनए दैट इज प्रोड्यूस्ड कुड बी यूज्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन प्रोब। उस आरएनए की क्या क्या यूटिलिटी हो सकती है, एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोब की तरह यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, डीएनए का जो प्रॉपर्टी है वही है कि उसे डबल स्ट्रैंडेड रहना है, तो आप इस आरएनए को एज अ प्रोब भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसका जोड़ीदार, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोब और माइट बी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स एम्ड एट स्टडिंग आरएनए प्रोसेसिंग। तो अब अगर आप आरएनए प्रोसेसिंग कर रहे हो तो भी आपके लिए जो वन ऑफ दी वेक्टर्स यू कैन यूज इज PGM3Z, ठीक है, स्प्लाइसिंग, प्रोसेसिंग, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस, मैंने लेफ्ट साइड में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, फास्ट इन इंटरव्यू यू कैन आंसर अबाउट द वेक्टर दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी स्प्लाइसिंग PGM3Z। प्लीज़ यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुँचिएगा ताकि अगले को पता चले कि हाँ आपने कुछ बहुत ही अच्छी किताबों से पढ़ा है। द प्रोमोटर्स कैरीड बाय PGM3Z, हाँ ये कहानी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप पढ़ लेंगे। क्या होता है कि जो PGM3Z आपका वेक्टर है उसमें जो आपके प्रोमोटर्स यूज़ होते हैं हियर एंड हियर, ये इकोलाई के प्रोमोटर्स नहीं होते, बेसिकली ये प्रोमोटर्स जो है वो फाज के प्रोमोटर्स होते हैं। तो ये फाज के प्रोमोटर्स, अब आप बोलोगे ऑफ कोर्स लेकिन ये फाज के प्रोमोटर्स आते कैसे हैं इकोलाई वाले सिस्टम में, तो ये आते हैं जब हमारा फाज जो है वो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है। तो T7 फाज है, T7 फाज का प्रोमोटर और SP6 फाज का प्रोमोटर, दो प्रोमोटर्स मैंने बताए थे। अब ये हैं, पहला क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, जिसका आंसर मैंने कर दिया, जबकि इन्फेक्शन होता है तब आता है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन कि क्यों नहीं इकोलाई के हैं, कि अगर तुम प्लाज्मिड, सॉरी तुम नहीं आप, अगर आप प्लाज्मिड जो है वो कराना चाह रहे हो इकोलाई के और आप बोल रहे हो यार फाज का यूज़ कर लो सिस्टम, तो क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि जो आपके स्पेस में या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में एक जो कहानी है ना, दैट इज़ अबाउट सिंक एंड टाइम। या तो टाइम फास्ट कर दो या तो सिंक्रोनाइज कर दो हर चीज़ को, राइट। तो ये टाइम की खेल है। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक काइनेटिक रिएक्शन ही तो है, वो मूवमेंट करना है उसको, इलोंगेशन रेट है उसका एक। तो अब ये काइनेटिक रिएक्शन में टाइम का बहुत बड़ा रोल है। तो जो हमारी लाइटिक साइकिल है एक फाज की, उसमें 20 मिनट लगते हैं, और हमारा तो भैया इकोलाई रेप्लिकेट ही 40 मिनट में होता है। तो सोचो इकोलाई का रेप्लिकेशन 40 मिनट का होता है, और जो इकोलाई का ट्रांसक्रिप्शन है इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि अप्रॉक्सीमेटली 20 फोल्ड स्लोअर देन दी रेप्लिकेशन रेट, यानी कि 40 मिनट उसमें लगते हैं और उससे 20 गुना टाइम कम धीरे धीरे जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन आप पूछो इतना स्लो क्यों होता है, क्योंकि जो इलोंगेशन रेट है वो आरएनए पॉलीमरेज का 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है, उसे फिडिलिटी भी देखनी है, राइट। तो हमारा जो फाज होता है वो तो 20 सेकंड में सब कुछ करके बाहर भी निकल आ रहा है पैकेजिंग करके। तो इतना फास्ट अगर सिस्टम मिल रहा है तो नेचर ने वही अडाप्ट किया क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट था। तो PGM3Z में दो प्रमोटर्स होते हैं, वो दो प्रमोटर्स एक T7 का होता है और एक SP6 का होता है, जिसके की रीजंस मैंने बता दिया आपको, राइट। तो दीज पॉलीमरेजेस आर एबल टू सिंथेसाइज 1 to 2 mg ऑफ आरएनए पर मिनट, ये भी फास्ट है कि प्रोडक्ट भी ज़्यादा बना रहे हैं, और स्टैंडर्ड इकोलाई के एंजाइम जो है वो ये प्रोडक्ट भी कम बनाते हैं। हालांकि मैंने ढूंढने की कोशिश की थी कि ये कितना बनाते हैं इकोलाई, शायद नैनोग्राम्स में बनाते हैं ये,
बट आई कुड नॉट फाइंड इट, बट मेरे को अपने टाइम का याद आ रहा है जो मैंने CSIR में पढ़ा था। आई थिंक ये कम बनाते हैं, जो कि नैनोग्राम्स में होता है, या फिर हाँ नैनोग्राम्स में ही होता है। तो थैंक यू एवरीबडी, यहाँ तक कि हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे का रिज्यूम होगा कल। आई होप आप इसको पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे भी बताओ कि सच में समझ में आ रहा है, और अगर कोई चीज़ में मॉडिफिकेशन करना है, नहीं समझ आ रहा है, टेंशन हो रही है, या जो भी है, मतलब लग रहा है कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो या जो भी है, तो आप बता दो, ठीक है। तो उस तरीके का मॉडिफिकेशन किया जाएगा और फिर उतने ही पैशनेटली पढ़ा जाएगा। तो थैंक यू, एंड हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे वाला पोर्शन। ओके।